आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना करे, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी खेल कर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी। चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है। 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग खत्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि ये किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? चल, बाउल गीत सुने नहीं जाएगा? हम सब तैयार हैं, घर से खाकर जाएंगे। तू क्या पढ़ता रहता है? हमें क्या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? हम भी पढ़ेंगे, मगर बाद में। चल, सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियाँ और एक कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया। चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नजर डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात में कोहरा छा रहा था। नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस उस सफ़ेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफ़ेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा,
जहां दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफ़ेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उतनी ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया। अपने दोस्तों के उधर मुझे हाँफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ, मैं हाँफ क्यों रहा हूँ। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है। मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रहे थे। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुंचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफ़ी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट जलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, ज्योत्सना खत्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम दंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जली रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ। मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा, एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीठ करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी। वो ज़मीन पर प्लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाज़ा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए
अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, और ये क्या, चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियां, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। 2 कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रही थी। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सभी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल की रसोई घर को देखने गए, तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में 2 कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के तकरीबन 11:30 बजे मामा जी के घर में उन्हीं के रूम में पलंग पर लेटे लेटे मैं करवटें बदल रहा था, क्योंकि उस रात पता नहीं क्यों मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। हालांकि ऐसा हर रात नहीं होता। रोज रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूं, पर आज शायद नींद ने मुझसे अपना किनारा ही बदल लिया था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक आवाज के साथ कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और चादर के अंदर से ही छिपकर देखने लगा। धीरे धीरे दरवाजा पूरा खुला तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि मामा जी खड़े हैं। मामा जी धीरे धीरे चलकर कमरे में आए। तभी मैंने अपने मुंह पर से चादर हटाकर मामा जी से कहा, मामा जी कहाँ गए थे आप इतनी रात को? मुझसे ये सवाल सुनकर मामा जी ऐसे हो गए जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और उन्होंने बोला, कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर घूम रहा था। मामा जी के ये बोलने का तरीका ही बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस पर मैंने उनसे दोबारा पूछा तो मेरे दूसरे बार पूछने पर मामा जी ने मेरे पास आते हुए बोला, देख, तू जैसे सो जाता है ना, उस तरह से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं कभी कदार अपने दोस्त धीरेन के साथ सिनेमा देखने चला जाता हूँ। सुन, ये बात घर में किसी को बताना मत। इस पर मैंने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे भी एक बार ले चलिए सिनेमा दिखाने, मैं घर पर किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर मामा जी बोले, इतना आसान नहीं है भांजे, देख हमारे गांव में तो सिनेमा हॉल है नहीं। हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर पहले दूसरे गांव जाते हैं। सिनेमा रात के 10 बजे खत्म होता है, तो वहाँ से वापस लौटने की कोई ट्रेन नहीं होती, पर एक मालगाड़ी उसी वक्त वहाँ से गुजरती है। तो हम लोग कैसे भी करके उस मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं और गार्ड के केबिन में बैठकर वापस आ जाते हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है, आप लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस ले चलिए एक बार। इस पर मामा जी बोले, ठीक है, कल तो नहीं, परसों हम लोग वापस जाएंगे फिल्म देखने, तो तू भी चलना, और हाँ घर में किसी को बताना मत ये बात। उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था,
इसलिए तब के लोग समय बिताने के लिए अक्सर सिनेमा हॉल में बैठा करते थे। एक दिन बाद यानी परसों हम 3 जने, मैं, मामा जी और धीरेन, हम लोग शाम को सिनेमा देखने निकल पड़े। जाते वक्त हमें किसी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आई। हमारे स्टेशन के 2 स्टेशन बाद ही वो गांव था, इसलिए पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस गांव के स्टेशन पर उतरकर थोड़ा चलने के बाद ही हम तीनों उस सिनेमा हॉल में पहुंच गए। सिनेमा हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था। खैर, हम लोगों ने टिकट कटवाया और अंदर जाकर फिल्म देखने लगे। फिल्म काफी अच्छी थी और देखते देखते समय कब पार हो गया पता ही नहीं चला। अभी हम लोग फिल्म का मजा ले ही रहे थे कि तभी अचानक से फिल्म खत्म होने से पहले ही पता नहीं कैसे पर्दा पूरा सफेद हो गया। शायद प्रोजेक्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। फिल्म के अचानक बंद होते ही सिनेमा हॉल में बैठे सारे लोग एकदम से चिल्लाने लगे। तभी मामा जी के दोस्त धीरेन ने कहा, अरे यार, क्या हो गया? इतना सही फिल्म चल रहा था, पता नहीं अब कितना वक्त लगेगा। तकरीबन 15 से 20 मिनटों के बाद फिल्म पर्दे पर फिर से चलने लगी। फिल्म इतनी अच्छी थी कि हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हमें वापस घर भी लौटना है। जब पूरी फिल्म खत्म हुई तो वक्त हो रहा था रात के 10:15 बजे का। घड़ी को देखते हुए मामा जी ने हमसे कहा, अब तो वो मालगाड़ी चली गई होगी, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? तो इस पर धीरेन बोला, हो सकता है मालगाड़ी लेट से आए, पहले रेल पटरियों की तरफ चले तो। जिसके बाद हम तीनों चलते हुए रेल पटरियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। रेल पटरियों की तरफ इसलिए क्योंकि अब कोई ट्रेन तो थी नहीं, इसलिए स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होता और स्टेशन जाकर हम लोग मालगाड़ी भी नहीं पकड़ पाते। कुछ देर चलने के बाद हम लोग रेल पटरी के पास पहुंचे। तभी धीरेन ने मामा जी को एक बंद दुकान को दिखाते हुए कहा, वो देख, उस बुड्ढे की दुकान बंद है, मतलब मालगाड़ी जा चुकी है, क्योंकि वो बुड्ढा हमारे साथ भी उसी मालगाड़ी से जाता है ना। इस पर मामा जी बोले, तो अब क्या करें? इस पर धीरेन बोला, चलो अब पैदल, और कोई चारा है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास पैदल चलने के अलावा सच में कोई चारा नहीं था, इसलिए हम उसी रेल पटरी के सहारे अपनी गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। रेल पटरियों पर आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पर अच्छी बात तो ये थी कि धीरेन अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखता था और उसी के चलते उस रात हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने की तरफ थोड़ी दूरी पर कुछ लाइट जैसी चमकती किसी चीज पर गई। पहले तो मुझे लगा शायद कोई ट्रेन आ रही है, मगर फिर सोचा कि अगर कोई ट्रेन होती तो हॉर्न जरूर मारती, पर अगर ट्रेन नहीं है तो फिर ये है क्या? तभी मैंने मामा जी और धीरेन से कहा, मामा जी, वो देखिए, वो सामने क्या चमक रहा है? मेरी बात सुनकर मामा जी और धीरेन ने एकदम से सामने की तरफ देखा तो वो भी उस चमकती हुई चीज को देखकर चौंक से गए। मगर जब धीरेन ने उस चमकती हुई चीज पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो वो चीज अचानक गायब हो गई। हम तीनों ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गए और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अभी हम हैरानी निगाहों से एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे कि तभी पटरी पर पीछे की तरफ से हमें किसी के चलने की आवाज आने लगी। डरी हुई निगाहों से हम लोग पीछे पलटे तो पीछे का नजारा देखकर हमारा पूरा बदन सूख गया, क्योंकि हमारे पीछे वही चमकती हुई चीज थी और वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं
बल्कि इंसानी आंख थे। इसका मतलब कि वो कोई इंसान था जो चलते हुए हमारी तरफ आ रहा था। धीरेन ने फिर से अपनी टॉर्च को उस आदमी की ओर घुमाया तो इस बार टॉर्च की लाइट में हमें वो आदमी साफ तौर पर दिखा। उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके पैर गायब थे, मगर फिर भी वो हवा में उड़ते हुए हमारी ओर आ रहा था। उसकी आंखें पीली चमक रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम वहां से भागना तो चाहते थे मगर भाग नहीं पा रहे थे, जैसे हमारे पैरों को किसी ने पकड़कर रखा हो। मैं तो बिल्कुल सुन्न-सा हो गया था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ये नज़ारा पहली और आखिरी बार देख रहा था। इतने में ही मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए दौड़ने लगे। हम तीनों को दौड़ता देख वो आदमी, या यूं कहें तो वो शैतान भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, मगर मामा जी और धीरेन एक ही धुन में भागे जा रहे थे। उस वक्त पर मेरा दिमाग किसी दूध पीते बच्चे की तरह हो गया था। ये भागा दौड़ी का सिलसिला कुछ देर और चला, जिसके बाद हम लोग भागते भागते एक स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अब गायब हो चुका था। ये सब हो जाने के बाद अब हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम अपने घर लौट पाएं। इसलिए हमने पूरी रात स्टेशन में ही कटा दी और दिन के उजाले में ही अपने घर पहुंचे। मगर उस रात वो था क्या, आज तक ये ठीक से पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस आदमी की वहीं पर उस रेल पटरी में कटकर मौत हो गई थी। तब से उसी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। जिनका नसीब अच्छा था वो तो बच गए, मगर जिनका भाग्य उनके साथ नहीं था वो उस आधे कटे हुए शैतान के हाथों लग गए और उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से मामा जी ने सिनेमा देखने जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।